नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग एक फूल की चाह कविता पढ़ ली है, जिसमें हम लोग शब्दार्थ और भावार्थ पर चर्चा की। चूंकि पूरी कविता हम लोग पढ़ लिए हैं, इसलिए कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा आज करेंगे हम लोग। कवि कौन है? कवि हैं सियाराम शरण गुप्त, और इस कविता में छुआछूत की समस्या को उजागर किया गया है। पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? क्या उसकी इच्छा पूर्ण हुई? नहीं तो क्यों? इस प्रश्न के 3 भाग हैं। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? बीमार बच्ची कौन थी? सुखिया। बीमार बच्ची ने देवी माँ पर चढ़ाया हुआ एक फूल प्रसाद के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? कि उसे देवी माँ पर चढ़ाया हुआ एक फूल चाहिए प्रसाद के रूप में। बच्चों, प्रसाद बहुत 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 सुकून देता है। अब क्या उसकी इच्छा पूर्ण हुई? दूसरा पार्ट है, नहीं, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। नहीं तो क्यों? अब उसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? इसको थोड़ा विस्तार से आप लोग लिखेंगे। जब सुखिया का पिता बहुत हिम्मत और अछूत था, इसलिए उसे देवी माँ के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार समाज नहीं दिया था। लेकिन बेटी बीमार थी, इसलिए वह बहुत हिम्मत और साहस करके जाता है मंदिर में अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वह वहां जाता है, पूजा कर लेता है, प्रसाद भी प्राप्त कर लेता है फूल का, लेकिन जब उसे लेकर वह बाहर मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलने वाला होता है, तब मंदिर के प्रांगण में जो सवर्ण भक्त होते हैं, वे उसे पापी कहने लगते हैं, उसे घेर लेते हैं, उसे मारते पीटते हैं और उस पर यह आरोप लगाते हैं कि इस अछूत के मंदिर में आने से सदियों से जो देवी माँ की पवित्रता चली आ रही थी, वह पवित्रता भंग हो गई। और इस आरोप में उसे यानी सुखिया के पिता को 7 दिनों की जेल की सजा होती है। 7 दिन वह जेल में रहता है और जेल से छूटने के बाद जब वह घर पहुंचता है, तब तक उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस तरह से उस बीमार बच्ची की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप विस्तार से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सुखिया के पिता को क्या सजा मिली और क्यों? पहले प्रश्न से ही संबंधित है। सुखिया के पिता को क्या सजा मिली? 7 दिनों की जेल की सजा मिली थी। यह सजा क्यों मिली थी? सवर्ण भक्तों ने सुखिया के पिता पर देवी माँ की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया था कि अछूत होने के, चूंकि सुखिया का पिता अछूत था और वह मंदिर में प्रवेश कर गया, जिससे देवी माँ की पवित्रता भंग हो गई, जो कि सदियों से चली आ रही थी। और यही आरोप लगाकर उसे 7 दिनों की जेल की सजा दी गई। तीसरा प्रश्न है, पाठ में वर्णित मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करें। जब हम मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो 4 पंक्तियां जो कविता में है उसी से करेंगे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। इन्हीं पंक्तियों से लिखेंगे इसका उत्तर। पंक्ति नहीं लिखेंगे, कविता की पंक्ति नहीं लिखेंगे, उत्तर हम वाक्य में लिखेंगे। पर्वत के शिखर पर भव्य और विशाल देवी माँ का मंदिर अवस्थित था, मंदिर बना हुआ था। मंदिर का जो
ऊपरी भाग था, सबसे ऊपर जो था वहां कलशनुमा आकृति थी और उसके ऊपर कमल का फूल बना हुआ था। जब सूर्य की किरणें कलश पर पड़ती थी तो वह कलश सोने की तरह चमक उठता था और जब कमल पर पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे सूर्य की किरणों को पाकर कमल खिल रहा हो। ये वर्णन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि मंदिर के अंदर और बाहर देवी माँ की जय जयकार गूंज रही थी और मंदिर का जो प्रांगण था, मंदिर का जो आंगन था, वह दीप और धूप के सुगंध से सुगंधित था। इस तरह से मंदिर का हम वर्णन करेंगे। चौथा प्रश्न है, मंदिर के प्रांगण में भक्त किसका जयकार कर रहे थे? जयकार के बोल भी लिखें। दो प्रश्न है इसमें। मंदिर के प्रांगण में भक्त किसका जयकार कर रहे थे? उत्तर लिखेंगे। मंदिर के प्रांगण में भक्त देवी माँ का जयकार कर रहे थे। जयकार के बोल भी लिखें। जयकार का बोल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कविता की पंक्ति से लिखेंगे। कविता की पंक्ति लिखेंगे जयकार के बोल में, जो इस तरह से है, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। दो पंक्ति में लिखेंगे जैसे कविता में लिखी हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 4 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कविता के काव्य सौंदर्य और बिंब विधान पर। कविता के काव्य सौंदर्य और बिंब विधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, तो काव्य सौंदर्य की बात हम लोग कर रहे थे कि हम लोग अब चर्चा करेंगे कविता के काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य से तात्पर्य है कविता का बाह्य आवरण, यानी कविता को देखने से जिन बातों की जानकारी हमें मिलती है वह है कविता का काव्य सौंदर्य, और जो उसका हम अर्थ समझते हैं वह है कविता का भाव सौंदर्य। अगर शरीर से तुलना करें तो शरीर है और आत्मा है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो शरीर जिस तरह से है उसी तरह से कविता का काव्य सौंदर्य है, और जो भाव सौंदर्य है वह शरीर की आत्मा की तरह है। तो बच्चों, इस कविता को हम पूरी कविता हम लोग पढ़े। देखने से कविता के बनावट और कविता के बारे में और क्या बातें हमें पता लगती हैं उसका हम लोग काव्य सौंदर्य में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कविता की भाषा। भाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, मलयालम है, बांग्ला है, उर्दू है। ये हमें देखकर पता चल जाता है कि इस कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तो काव्य सौंदर्य में ये बात लिखेंगे। पहली विशेषता काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट जो हम जिक्र करेंगे, पहला बिंदु हुआ भाषा खड़ी बोली हिंदी है। दूसरी बात, कविता जो है वह तुकांत है, तुक है कविता में। तो तुकांत तुक की क्या व्यवस्था है पूरी कविता में? तो कविता पढ़ने के क्रम में हम लोग देखें कि प्रत्येक पद्यांश के दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक है, यानी दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण और चौथी पंक्ति का अंतिम वर्ण एक जैसा है। प्रत्येक पद्यांश में 4 पंक्ति का एक पद्यांश है। 2 विशेषता। तीसरी बात, कविता जो है वह कथात्मक शैली में आगे बढ़ी है। और उसके बाद कविता में लय है,
लय का अर्थ क्या हुआ? कविता का हम सस्वर पाठ कर सकते हैं, जो पढ़ने के क्रम में इस बात से हम लोग अवगत हो चुके हैं। और कविता गतिशील है। कविता कहीं रुकी हुई, ठहरी हुई नहीं दृष्टिगोचर होती है, बल्कि प्रवाह के साथ, भाव के साथ कविता आगे बढ़ती चली गई है। उसके बाद अलंकार की बात आती है। कविता में अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार का। उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन एक दो जगह पर। अंत में, कविता के अंत में है उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। इसमें उपमा अलंकार है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची की तुलना की जा रही है किससे? फूल से। किस समानता के आधार पर? कोमल के आधार पर। फूल भी कोमल, बच्ची भी कोमल। अन्यथा पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार। हाँ, एक बात और, उपमा अलंकार जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में वही सिमली कहलाता है। हिंदी का उपमा, अंग्रेजी का सिमली एक जैसा है। अनुप्रास की बात हम करते हैं, अंग्रेजी में इसे अलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। अनुप्रास में वर्णों की समानता होती है। कविता में कई जगह, कई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, जैसे हाहाकार, अपार, अशांत। अपार और अशांत दोनों शब्द का पहला वर्ण अ है। अपार का पहला वर्ण है, अशांत का पहला वर्ण है। अनुप्रास अलंकार, ये सब आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम लोग रिवीजन के तौर पर इसे देख रहे हैं। जगमग जगते तारों से, जगमग जगते तारों से, ताप तप्त मैंने पाया। ताप तप्त में अनुप्रास अलंकार। और कई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे इतना बड़ा तिमिर आया। और कई जगह है। इसके बाद हम लोग थोड़ी चर्चा बिंब पर करेंगे, क्योंकि पाठ में और काव्य सौंदर्य का अंतिम जो विशेषता हम लिखेंगे, सफल बिंब योजना। बिंब क्या होता है बच्चों? बिंब का तात्पर्य है कि कविता की किसी भी पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर उसका चित्र मन में आ जाता है, चित्र उपस्थित हो जाता है, तो वह बिंब होता है। और बिंब के प्रयोग से कविता प्रभावशाली बन जाती है, शैली चाहे कितनी भी सरल क्यों न हो। अगर बिंब का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है तो कविता प्रभावशाली बन जाती है। और इस कविता में बिंब का सफल प्रयोग किया गया है। बहुत 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 उच्च कोटि का बिंब है। इतनी सरल भाषा, और सरल भाषा में बिंब आना, ये अपने आप में अनुपम होता है। कुछ उदाहरण हैं बिंब के, जो इस प्रकार हैं। जगमग जगते तारों से। अब जैसे ही जगमग जगते तारों से पंक्ति हम पढ़ते हैं, आसमान में जगमग चमचमाते हुए चमकते तारों का एक चित्र उपस्थित होता है। हाहाकार, अपार, अशांत। वो हाहाकार, चारों ओर डर भय का वातावरण। अंधकार की छाया, भले मानुषों के जैसा। अगर हम कहते हैं भले मानुषों के जैसा,
तो एक सज्जन व्यक्ति का चित्र हमारे मन में उभरता है। नहीं दौड़कर आई वह, छाती धधक उठी मेरी, मुझे धम्म से गिरा दिया, इतना बड़ा तिमिर आया, हृदय चिताएं धधकाकर। तो इस तरह से कविता में बिंब विधान है। अब थोड़ी चर्चा हम भाव सौंदर्य पर भी कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य हो गया, बिंब भी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद भाव सौंदर्य पर थोड़ी सी चर्चा। भाव सौंदर्य से तात्पर्य है कविता का भाव जो हम समझते हैं और फिर उससे मिलते जुलते जो हम उदाहरण देते हैं वह भी भाव सौंदर्य के अंतर्गत ही आता है। कविता की पंक्तियों की जो हम व्याख्या करते हैं वह भी भाव सौंदर्य के अंतर्गत ही आता है। तो दोनों जरूरी है। कविता का दो भाग हो गया, पहला काव्य सौंदर्य और दूसरा भाव सौंदर्य। इस तरह से हम लोग एक फूल की चाह कविता पूरा कर लिए। आप लोग जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई है उन प्रश्नों को लिखेंगे, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक में अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उसको भी आप लोग कॉपी पर कर लेंगे। धन्यवाद।